हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक, जैविक व अजैविक घटक, जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसका एक पार्ट आपको पहले बता दिया था जिसमें हमने जैव विकास के बारे में बात की थी। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटकों के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। टेंसलर ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव किया था, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। प्रकृति एक इकोसिस्टम है जिसमें जीवीय और अजीवीय प्रकार के अवयव सम्मिलित रहते हैं। पृथ्वी पर भूमि, जल, वायु के विभिन्न स्थानों में जीवन के संगठन को जीवमंडल कहते हैं। इकोस्फीयर शब्द भी जीवमंडल के पारितंत्र का अर्थ रखता है। पृथ्वी का जीवमंडल बहुत से छोटे छोटे तंत्रों से मिलकर बना होता है जिन्हें जीवोम कहते हैं। प्रत्येक जीवों में पौधे और प्राणियों का एक निश्चित समुदाय जलवायु के द्वारा नियंत्रित होकर गतिज संतुलन में रहता है। वुडम की परिभाषा के अनुसार इकोसिस्टम वह आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच तथा उनके अपने अपघटकों में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए घास का मैदान, छोटा तालाब, समुद्र, खेत, जंगल, मरुभूमि, अंतरिक्षयान आदि किसी भी स्वरूप को पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। सभी जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत होता है। जीवों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों और पोषक तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति होती है। ऊर्जा और पदार्थों का चक्रीय प्रवाह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मार्ग से जीवों और वातावरण के बीच निरंतर चलता रहता है। जलवायु की दशाओं का नियमित परिवर्तन कम होता है। विभिन्न घटकों का कार्यात्मक संतुलन रहता है जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। यह विषय साइबरनेटिक्स कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक विभिन्न पादपों, प्राणियों के समुदाय होते हैं जो परस्पर भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादक या स्वपोषित घटक, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल युक्त एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले सभी हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। इनमें स्वपोषण का गुण होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह पौधे अजीवी वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सॉल्ट्स यानी लवण वगैरह एवं ऊर्जा का शोषण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऐसे ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अन्य बनाते हैं, जिनका उपयोग बाद में संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन के लिए करता है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको रिएक्शन को ज़रा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को आप ये वातावरण से मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ये जल मिला नमी से, एनवायरनमेंट से हमें। और फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। इन दोनों की रिएक्शन से फूड तैयार हो रहा है, ये आपका, ठीक है, C6H12O6। ये शर्करा, ग्लूकोज कह सकते हैं आप इसे, शर्करा तैयार हो रही है। इसके बाद पौधों का एक मुख्य काम होता है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन आ गया है ना, और शेष जल की मात्रा होगी जो अपने श्वसन की प्रक्रिया के बाद वो अपने भोजन वगैरह में प्रयोग करते हैं। उत्पादकों को एनर्जी कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के जीवमंडल का लगभग 99% भाग उत्पादकों का बना होता है। अन्य सभी जीव उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादकों द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के अनुपात का संतुलन बना रहता है। ये आपस में एक एक्सचेंज प्रोसेस है। हम
पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वातावरण में सभी पौधे जो हैं वो आपस में इसी प्रकार से सामंजस्य एक दूसरे से बनाकर रखते हैं। परपोषित घटक, ये जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अतः अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इनके अलग अलग जो प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं। गुरु उपभोक्ता मतलब माइक्रो कंज्यूमर्स, इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता अधिकतर शाकाहारी हर्बीवायरस प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से केवल पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी पौधे या साइट ऑफ पैरासाइट्स जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि भी इसी वर्ग में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये वे मांसाहारी कार्निवोरस जंतु हैं जो अन्य प्राथमिक उपभोक्ता प्रकार के शाकाहारी जंतुओं को भोजन बनाते हैं। यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। जैसे हिरन का शेर द्वारा खाया जाना, चिड़ियों द्वारा टिड्डियों को खाया जाना, सांप द्वारा चूहों को खाया जाना, बाज द्वारा पक्षी द्वारा सांप या अन्य छोटे पक्षियों को खाया जाना आदि। उच्च या तृतीयक उपभोक्ता, ये वे जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं परंतु उन्हें भक्षण करने वाला कोई नहीं होता। वे अन्य शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं को भोजन बनाते हैं। इनमें सर्वभक्षी भी सम्मिलित होते हैं जैसे मानव। ये आपको एक टेबल की सहायता से कुछ उत्पादक और उनके प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बताया गया। जैसे घास से, घास को कौन खा रहा है? हिरन को खा रहे हैं भेड़िए, और भेड़ियों को कौन खा रहा है? शेर। ऐसे ही घास को टिड्डे भी खाते हैं, टिड्डों को चिड़िया खा जाती है, चिड़ियों को बाज खा जाते हैं। बीज या फल है उसको चूहे खा रहे हैं, और बिल्ली जो है चूहों को खा रही है, और सांप वगैरह जो है वो बिल्ली को खा जाते हैं। ऐसे पौधे जो हैं वो मनुष्य डायरेक्ट खाते हैं, और सब चीज़ें बाद में इस तरीके से सेरते हैं। अब बात करते हैं हम, ये इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में एक मैं चित्र में बना रखा है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ग्रीन पेड़ पौधे जो होते हैं हरे भरे, वो इससे अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स, हर्बीवायरस जो होते हैं वो इस पर डिपेंड होते हैं। फिर पैरासाइट्स होते हैं, हर्बीवायरस पर कार्निवोरस होते हैं। स्कैवेंजर्स जो साफ़ सफाई वाले होते हैं जैसे चील वगैरह, गिद्ध वगैरह, और सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, डिकम्पोजर्स, इन सभी को खा सकते हैं ना। और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। बाद में ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वापस वो एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, तो वातावरण में डिसॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर्स की या सूक्ष्म उपभोक्ता। ये पहला पार्ट था मैक्रो का, और ये दूसरा भाग है माइक्रो कंज्यूमर्स का। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं, जब उत्पादक पौधे तथा उपभोक्ता जंतु मृत हो जाते हैं तो उनके पदार्थ कुछ मृतजीवी जीवों द्वारा विघटित होते हैं। इन्हें डेट्रीवोरस या स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। एक तरीके से सफाई कर्मचारी हैं प्रकृति की। जैसे अब हमारा सफाई कर्मचारी होता है, तो इसी तरीके से ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। तो इनमें छोटे कीड़े, कृमि आदि के साथ मिलकर कवक व जीवाणु वर्गों के जीव होते हैं। ये जटिल कार्बनिक अवशेषों को विघटित करके सरल कार्बनिक यौगिकों, अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, NH3 इत्यादि में चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। अपघटनकर्ता को रूपांतरक ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं। इस तरह प्रकृति में उत्पत्ति और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये पूरी प्रोसेस है ना। मुख्य जो उपभोक्ता होता है, यहाँ से एक मिनट, जो गुरु उपभोक्ता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रही है, और इससे प्रोसेस शुरू होते हुए और ये आपका सूक्ष्म उपभोक्ता की तरफ चल रही है ना। तो सबसे पहले भोजन बनाया, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाया पेड़ पौधों ने। पेड़ पौधों को अन्य छोटे मोटे जीव जो होते हैं शाकाहारी, उन्होंने खाया। फिर शाकाहारियों को मांसाहारी जीवों ने खा लिया, और उसके बाद मांसाहारी जीवों को भी उच्च श्रेणी के जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो जीव खाते हैं। और फिर उसके बाद वो जीव जब ख़त्म हो जाते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो उनको डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं और वापस से भूमि में या वायु में, वातावरण में उनको मिला देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक, ये सभी जो भी हम रीड कर रहे थे लास्ट उसमें, ये सभी जैविक घटक थे, है ना। अब बात आती है अजैविक घटकों की। तो इस तंत्र में जीवों द्वारा उपयोगित निर्जीव पदार्थ एवं ऊर्जा, जलवायु के कारक, अजैविक क्रियाएं आदि आती हैं। इसमें जल, भूमि, वायु की गैसें, मृदा के खनिज लवण, ताप, प्रकाश इत्यादि के स्रोत एवं उनको पाने के मार्ग सम्मिलित होते हैं। जलवायु, इसमें जल, तापमान, प्रकाश, मिट्टी, भूआकृति, आर्द्रता, वर्षा, कोहरा, पाला, बर्फ इत्यादि। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सभी है ना, जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, सभी कुछ। वायु की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया, NH3। कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स इत्यादि। और ऊर्जा में जैसे प्रकाश और ताप। ये सभी कैसे हैं? अजैविक घटक हैं, ये जीवीय घटक नहीं है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाएं। प्रकृति में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा रूपों का धारा प्रवाह निरंतर जीवीय और अजीवीय दोनों प्रकार के घटकों के बीच होता रहता है। यह एक चक्रीय प्रक्रम होता है जो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं तथा खाद्य जालों की मांगों से होकर चलता है। इस चक्रीय प्रक्रम को खनिजों या तत्वों का चक्र या जीव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। इन्हीं चक्रों के द्वारा इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र इत्यादि। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक का क्रम होता है, यानी एक मैन्युफैक्चरर होंगे, एक उसको यूटिलाइज़ करने वाले होंगे और लास्ट में उसको डिकम्पोज कर देंगे। प्रत्येक पद को पोषण तल कहते हैं। इन पोषण तलों के मात्रात्मक संबंधों को विभिन्न खाद्य पिरामिडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पिरामिड वगैरह भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये पिरामिड की सहायता से इसको समझा जा सकता है। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका जंतुओं और पादपों के शरीर में जैविक श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, खाद्य या भोजन पदार्थ कहलाते हैं। वे विभिन्न पद जिनसे खाद्य पदार्थों और ऊर्जा का इकोसिस्टम में एक निश्चित क्रम से स्थानांतरण होता है, पोषण तत्व कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सबसे पहले उत्पादक हरे पौधे भोजन बनाते हैं, इसे प्रथम पोषण तल कहते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पौधों को खाते हैं उन्हें द्वितीय पोषण तल कहते हैं। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं खाते हैं, इसे तृतीय तल कहते हैं, T3। और फिर T3 को T4, T5 आदि इसी तरीके से उपभोक्ता पोषण तल हो सकते हैं। अपघटक को T6 पोषण तल कहते हैं, यानी अंतिम पोषण तल है वो अपघटक। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इकोसिस्टम मान लो जंगल का है, घास के मैदान का या समुद्र का या झील का। तो जंगल है तो उसमें वृक्षों को उत्पादक वृक्ष हैं और उसको खाएंगे कौन? खरगोश वगैरह है या पक्षी वगैरह हैं। इनको सांप, बाज, पक्षी, ये इस तरीके से इनका उपभोक्ता क्रम चलता रहेगा। घास के मैदान है तो घास कौन खा रहा है? टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक को कौन? सांप, मोर। इस तरीके से ये क्रम से एक दूसरे पर निर्भर। ये चित्र की सहायता से इसमें दर्शाया गया, ठीक है। आप इसे देखें और समझ लें। कोई वैसे वही चीज़ लिखी है, सेम ये डायग्राम है बस उसका। खाद्य जाल की बात आती है। वास्तविक इकोसिस्टम जटिल होता है क्योंकि इसमें बहुत सी खाद्य कड़ियाँ या खाद्य श्रृंखला होती हैं जो आपस में जुड़कर एक जालनुमा प्रबंध बनाती हैं। यह इस कारण है कि एक ही पोषण तल के जीव को अनेक प्रकार के जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अथवा एक ही जीव अनेक प्रकार के जीवों को खा सकता है। उदाहरण के लिए सांप को मोर और बाज दोनों खा सकते हैं। घास को अनेक शाकाहारी खा सकते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन इत्यादि। चूहे को सांप, चील, बाज, बिल्ली खा सकते हैं। इसी तरह शेर, हिरन, खरगोश, गाय आदि सबको खा सकता है। इस तरह एक ही जीव अनेक खाद्य कड़ियों का सदस्य होकर उनसे जुड़ता है, अतः खाद्य और ऊर्जा के स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय हो जाता है और अनेक वैकल्पिक मार्गों को अपना सकता है। इस प्रकार ये खाद्य जाल कहलाता है। संतुलित इकोसिस्टम होने के लिए आवश्यक है कि उसमें खाद्य जाल हो, अर्थात खाद्य और ऊर्जा के भुज्य और भक्षक पदों द्वारा स्थानांतरण के जितने ही अधिक वैकल्पिक मार्ग होते हैं, उतना ही उसमें विभिन्न पोषण तलों पर के जीवों की संख्या स्थिर रहती है। जैसे ये देखिए, इस चित्र की सहायता से आपको खाद्य जाल समझाया गया।
इसमें क्या है, एक ही जीव को बहुत सी जीव खा रहे हैं। जैसे ये वेजिटेबल्स वगैरह है, ग्रास है, इस पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड्स है ना, सब चीज़ खा रहे हैं सब लोग उसी एक ही चीज़ को, ट्रीज़ वगैरह। फिर इनको ज़रूरी नहीं है कोई एक ही जीव खा रहा है। जैसे ये चूहा, चूहे को यहाँ पर स्नैक्स भी खा रहे हैं, उल्लू भी खा रहे हैं, बिल्ली भी खा रही हैं, है ना। इस तरीके से अब जैसे रैबिट है, रैबिट को उल्लू, शेर, कुत्ते कोई भी खा सकते हैं। हिरन को है शेर खा ले रहे हैं, गीदड़ खा जा रहे हैं। और इस तरीके से क्या है कि एक जीव जब दो या दो से ज़्यादा जीवों का भोजन बन सकता है, या एक जीव दो से ज़्यादा जीवों को खा सकता है, तो ये खाद्य जाल बन जाता है। मतलब जाल एक तरीके से धागेनुमा संरचना के बारे में बात की गई, जहाँ पर एक जीव को बहुत से जीवों द्वारा खाया जा रहा हो, और फिर उसको भी बहुत से जीवों द्वारा खाया जा रहा हो। जैसे इंटरनेट होता है, वो कनेक्शंस का जाल है, और यहाँ पे ये खाद्य श्रृंखला का जाल है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। इकोसिस्टम के विभिन्न उत्तरोत्तर पोषण तलों में कार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थों की मात्रा या जीवों की संख्या या संचित ऊर्जा के अनुपात एक पिरामिड के आकार का संबंध बनाते हैं, जिन्हें क्रमशः जीव भर पिरामिड या जीवों की संख्या का पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड कहा जाता है। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम यह संबंध बताया था, अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। यदि शिकारी या बच्चक या तथा शिकार या भोजन की मात्राओं का ध्यान दें तो हम देखेंगे कि बच्चकों की संख्या सदैव शिकारों की संख्या से कम होती है, और यही चीज़ है जो खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला को संतुलित बनाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर शेरों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाए अचानक, मतलब लाखों की संख्या में शेर हो जाएं, और जिन चीज़ों को शेर खाते हैं जैसे हिरन, गाय और छोटे जानवर जो भी हैं मांसाहारी, तो अगर वो संख्या उनकी कम हो जाए तो शेर जो है वो स्वतः मरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। जैसे भूमि पर घास की मात्रा बहुत है, उसे खाने वाले जीवों की मात्रा घास की तुलना में कम है। रीज़न है कि अगर घास की मात्रा कम हो जाए और उसे खाने वाले जीवों की संख्या बढ़ जाए तो वो जीव भूखे मर सकते हैं ना। तो खाद्य श्रृंखला जो संतुलित होती है वो इसी बात से संतुलित होती है कि जो जीव जिस चीज़ को खाएंगे उनकी संख्या तुलनात्मक रूप में ज़्यादा होगी। और इसमें एक 10% ऊर्जा का नियम भी काम करता है कि जब हम किसी जीव को खाते हैं या किसी भी पोषक तत्व को जब हम खाते हैं तो उसका केवल 10% ऊर्जा हमें मिलती है। 10% लोग बोलते हैं एनर्जी का, ये लिंडमैन ने दिया था, LINDMAN। तो ये लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, LIND, लिंडमैन। ठीक है, तो ये 10% लॉ दिया था इन्होंने। तो ये लॉ जो है वो यही बताता है कि अगर 10% एनर्जी हमें मिल रही है, मान लो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो कम हो गए, तो फिर वो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और फिर हमारा जो जीव उसको खा रहे हैं हम, वो जीव जो है स्वतः मरने लगेंगे। ये खाद्य श्रृंखला के कुछ पिरामिड जो बनाए गए, ये जीव संख्या का है, जीवों की संख्या के आधार पर, और सीधा पिरामिड है ये। तो देखो जैसे घास सबसे पहले दिखाई गई है इसमें, तो घास की जो पैदावार बहुत है, उसको खाने वाले खरगोश 3, उसके ऊपर जो है उसको खाने वाले सेकेंडरी वो 1, उसके ऊपर भी 1, तो ये कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाने वाले जीवों की संख्या धीरे धीरे ऊपर की ओर कम होती जा रही है। तो यही चीज़ बताती है कि जीव संख्या जो है वो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल को संतुलन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक जीव संख्या का उल्टा पिरामिड है। जैसे एक पौधा है, कोई पेड़ है, उस पेड़ पर हज़ारों पक्षी हैं और वो उस पौधे से अपना भोजन वगैरह प्राप्त कर रहे हैं। जब ये मरेंगे तो इसको खाने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में इंसेक्ट्स होंगे जिनसे इनको भोजन मिलेगा। ये जीव भार का है, ये जीव भार का पिरामिड है। ये भी उसी तरीके से जीव संख्या के तरीके से। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।